नमस्कार। आज आप सब लोगों का वापस से वैल्यू टॉक्स में स्वागत है। मेरा नाम है कैप्टन मुकुल चौधरी, रिटायर्ड। और आज मेरे साथ हैं एडवोकेट हर्षवर्धन, जो कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल दिल्ली प्रिंसिपल बेंच लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। इनको लगभग 10 साल का अनुभव है। हमने इनको आज इनवाइट किया है, जो कि एक बहुत ही टिपिकल फौजी टॉपिक है। आर्म फोर्सेस के अंदर जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ मेंटेनेंस अलाउंस टू द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हमने आज वकील साहब को इनवाइट किया है। कुछ इनसे एक जनरल बात करेंगे कि ये मेंटेनेंस अलाउंस क्या है, कैसे दिया जाता है और इसकी इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं। वेलकम टू दी टॉक टुडे एडवोकेट वर्धन। ग्रेटफुल थैंक फॉर यू वेरी मच सर। आपने टाइम निकाला। पीछे भी आप हमारे यहाँ लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो विदाउट एनी अडू लेट मी आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन है ये मेंटेनेंस अलाउंस का कॉन्सेप्ट क्या है? इज इट लाइक जैसे सिविल केसेस में तो यूजुअली आफ्टर अ डिवोर्स इज ग्रांटेड, उसके बाद में एक मेंटेनेंस का अगर कोई फैसला होता है तो होता है, बट फौज में दिस इज समथिंग यूनिक। सो व्हाट इज दिस मेंटेनेंस अलाउंस इन द आर्म फोर्सेस? सर, what happens is that even in the civil side, even for civilians, शादी के दौरान भी while the marriage is still continuing, मेंटेनेंस के प्रावधान हैं। और in certain scenarios on fulfillment of certain conditions, जो wives हैं या children हैं या फिर parents हैं, they can obtain maintenance. Since today we are talking in the context of matrimonial disputes, so we will be focusing on the wives and the children part rather than the parents part. But that aside, ये बात तो सबको मालूम है कि for men it is a legal and moral responsibility to maintain their children, their wife and their parents. उसके लिए जो भारत के कुछ कानून हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, section 125 of the criminal procedure code, and various other enactments and various other provisions are there, which can be utilized by the affected individuals, the affected dependents of a person to claim maintenance. वो अपने हस्बैंड से, अपने पिता से मेंटेनेंस, जिसे हिंदी में गुजारा भत्ता भी कहते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। कानून में उसकी एक प्रक्रिया और एक प्रोसीजर दिया हुआ है उसके लिए। तो इन दी आर्म फोर्सेज देयर इज अ सेपरेट सिस्टम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट हैं उन पे अप्लाई करता है। दो ऑल थ्री सर्विसेज हैव प्रोविजंस, similarly placed provisions to each other. Today I will be focusing more on the army because that being the largest force, and most of the individuals are from the army. However, जो और दूसरी सेनाओं के members हमसे आज जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी more or less similar provisions apply करते हैं with very minute और बहुत ही छोटे मोटे डिफरेंसेस के साथ। उनके एक्ट्स में और उनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में लगभग सिमिलर प्रोविजंस हैं। बात समझ आती है। आप ये बोल रहे हैं कि यू विल कीप आर्म फोर्सेस एज अ सेंट्रल organization and rest all the other organization, rest both of the forces of the tri services have similar provisions. My idea, question is, what is this concept of maintenance allowance in armed forces? So the concept is exactly as I just stated, that every person, or every, I would say in this context, every man has an obligation. उसकी एक जिम्मेदारी है अपने डिपेंडेंट्स की और अपने पेरेंट्स की और बीवी बच्चों की देखभाल करना, उनको मेंटेन करना। मेंटेनेंस जैसे हम कहते हैं गुजारा भत्ता, उनको नॉट जस्ट भत्ता देना तो बात की बात है, वो तो तब अराइज होता है जब कोई मेंटेन ना करे। बट उनकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना, उनको उनको पालना पोसना उसकी एक जिम्मेदारी है, नैतिक एज वेल एज कानूनी। नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है उसकी, तो वो निभाई जाती है। एक नॉर्मल सिनेरियो में वो जिम्मेदारी निभाई जाती है। बट किसी कारणवश या किसी वजह से अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता है, वट एवर द रीजन में भी, कोई भी कारण हो सकता है, तो उस सिनेरियो में जो ये डिपेंडेंट्स हैं या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके, वो उनसे गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की डिमांड रख सकते हैं, जो इस इन कानूनी प्रोविजंस की वजह से वो व्यक्ति देने के लिए बाध्य होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ऑफ कोर्स।
देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जिसमें स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वाइफ एंड हस्बैंड, तो हस्बैंड रिफ्यूज भी कर सकता है, कानून भी बाध्य नहीं करेगा, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर बीइंग मेट। फौज में सर, इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि जो इसमें सिर्फ वाइफ्स और चिल्ड्रन को ध्यान में रखा गया है। पेरेंट्स हैव नॉट बीन कवर्ड अंडर द मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ द आर्म फोर्सेस, मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ द आर्म फोर्सेस। सो चूंकि एक सर्विस मेंबर, एक पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट और नेवी एयरफोर्स एक्ट एज द केस में भी, उसकी जो पे होती है, उसकी जो तनख्वाह होती है, वो इम्यून होती है फ्रॉम अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब सर आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन इन द कमिंग पार्ट। तो उसकी तनख्वाह क्योंकि इम्यून होती है अटैचमेंट से, तो किसी भी सिविल कोर्ट के ऑर्डर के पालन में या सिविल कोर्ट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में एक सर्विस मेंबर की तनख्वाह को अटैच नहीं किया जा सकता, यानी जब्त नहीं किया जा सकता। देयरफॉर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिविल कोर्ट के ऑर्डर में, क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ सिविल कोर्ट के संक्षेप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल कोर्ट लागू होता है। तो देयरफॉर एक सिस्टम बनाया गया है सेनाओं में, और तीनों सेनाओं में ये एग्जिस्ट करता है कि जब किसी की वाइफ या किसी का बच्चा अगर ये क्लेम करता है या एलिगेशन लगाता है, जिसे आरोप लगाता है कि मेरे फादर या मेरे हस्बैंड मुझे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो मुझे फौज से हेल्प दिलाई जाए, मुझे एक गुजारा भत्ता दिलाया जाए, जिसे हम अंग्रेजी में मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं। सो इसकी प्रक्रिया है सर, विच वी विल, आई थिंक वी विल कवर दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस टॉक। तो ये सिस्टम यूनिक सिस्टम है जो आर्म फोर्सेस के लिए ही लागू है, बिकॉज ऑफ दैट इम्यूनिटी दैट आई जस्ट मेंशन्ड। क्योंकि उनकी तनख्वाह सिविल कोर्ट के आदेश के द्वारा ऑटोमेटिकली जब्त नहीं की जा सकती, तो देयरफॉर ये सिस्टम बनाया गया है। एक्चुअली ओरिजिनली इस सिस्टम का इंटेंशन ये था कि जब किसी कोर्ट की डिक्री आए, डिक्री यानी आदेश आए, तो उस आदेश को पालन करने के लिए या उस आदेश का एग्जीक्यूशन करने के लिए एक सेक्शन 90 है आर्मी एक्ट में, सेक्शन 90 क्लॉज आई एंड सेक्शन 91 क्लॉज आई। सेक्शन 90 लागू होता है ऑफिसर्स पे, और सेक्शन 91 के जो प्रोविजंस हैं ये लागू होते हैं पर्सन्स अदर देन ऑफिसर्स पे। तो इनका ओरिजिनल इंटेंशन या ओरिजिनल जो मोटिव था इनको इनैक्ट करने का इन द आर्मी एक्ट एंड सिमिलर प्रोविजंस इन द एयरफोर्स एंड नेवी एक्ट, दैट वाज मेंट टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। हाउएवर ओवर द इयर्स जो आज की तारीख में जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो इट इज नाउ, इट हैज समहाउ आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट, बट जो एग्जिस्ट करता है वो सिस्टम ये है कि इवन विदाउट an order of the civil court or the competent family court, Forge has started granting maintenance allowance to wives and children after following a procedure. In the army वो एक आर्मी ऑर्डर 6 ऑफ 2020 है, उसमें कवर्ड है। नेवी और एयरफोर्स में भी सिमिलर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव बेसिस जो है सर, इसका जो कानूनी बेसिस है वो सेक्शन 90 एंड 91 है, रेड विद आर्मी रूल 193 ऑफ द आर्मी रूल्स। सर, जो मुझे आपकी बात समझ आई वो ये है कि क्योंकि एक आर्म फोर्सेस पर्सनल का बेसिकली पे एंड अलाउंसेस कैनॉट बी अटैच्ड और आई मीन इट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ सिविल लॉ और सिविल कोर्ट ऑर्डर। और अगर किसी का कोई मैरिटल डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर सिविल कोर्ट्स की ही कानून ज्यादा चलता है। या मतलब लेट्स से इफ देयर इज एन एडजुडिकेशन, तो ऐसा ना हो कि वो सिविल कोर्ट के कानून का या सिविल कोर्ट के जजमेंट का एडजुडिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इसलिए एक उस चीज को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को मद्देनजर रखते हुए एक ये प्रावधान बनाया गया जहां पर कि मेंटेनेंस अलाउंस जो है, अगर किसी सिविल कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, डिसाइड किया, तो वो उस आदेश की तामील हो पाए काइंड ऑफ। हाँ जी सर, यस। But over a period of time, administrative rulings have now started preempting the civil court का jurisdiction, और वो बिना ऐसे किसी आदेश के भी मेंटेनेंस अलाउंस की ऑर्डर्स होने लग जाते हैं। तो मैं ये तो हमें लीगल प्रोविजन और फ्रेमवर्क समझ आया, इसका बेसिस क्या था। बट अब जो ये वाले जो प्रेजेंटली जो प्रिवेल करता है, वेर इवन बेसिस एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर द मेंटेनेंस अलाउंस इज ग्रांटेड, उसकी यस यूजुअली अमाउंट क्या होती है, और स्पाउस ऑफ, और मोस्टली सिंस यू specifically mentioned it is for the wife and the kids, then what is the amount of the maintenance allowance which is determined under the administrative arrangement or the under the administrative orders? सर, एज पर दी करंट लीगल एंड रूल पोजीशन, जो जो आज की तारीख में जो नियम एग्जिस्ट करता है उसके अनुसार तो the upper limit is 33%, the deduction of maintenance
is 33%, जिसका breakdown है 22% for the wife and 5.5% each for an legitimate or any illegitimate children of that service member. ये एक normal scenario है कि जिसमें wife और बच्चे दोनों maintenance allowance claim कर रहे हैं. It is presupposed that the wife and children are eligible. इस scenario में wife और children eligible हैं claim करने के लिए. In another scenario where let's say the wife is either ineligible or found ineligible for the grant of maintenance allowance for whatever reason, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो उनकी अपनी खुद की इनकम है, शी इज वर्किंग, या उनके पास एसेट्स हैं जिससे वो अपना भरण पोषण अपना गुजारा कर सकती हैं, शी डजंट नीड और रिक्वायर दैट मेंटेनेंस अलाउंस फ्रॉम द आर्म फोर्सेस मेंबर. तो इन दैट सिनेरियो सिर्फ बच्चे हकदार बन जाते हैं फिर मेंटेनेंस के. ऑल्दो ऐसे केसेस कम ही होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं, उसके लिए प्रोविजन दिया गया है. इन दैट सिनेरियो जो बच्चे होते हैं उनका जो पोर्शन है वो 5.5% से बढ़ के अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25% तक हो सकता है. तो जैसा कि मैंने बताया कि इन अ नॉर्मल सिनेरियो वेयर वाइफ एंड चिल्ड्रन बोथ आर इन्वॉल्व, द सीलिंग इज 33% फॉर ऑल केसेस. तो उस इन दिस वाइफ एंड चिल्ड्रन सिनेरियो द वाइफ विल गेट 22%, अप टू 22%, and the children will get up to 5.5 each for up to 2 children. Another scenario that I just mentioned, where only the children are involved, the only children are seeking maintenance, they can be given up to 25%. अब क्या होता है सर कि जो मेंटेनेंस जब ग्रांट हो जाता है अगर किसी केस में, तो जो एरियाज हैं वो भी बन जाते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. जिस तारीख से वो आवेदन या एप्लीकेशन या कंप्लेंट आई थी वाइफ के द्वारा या बच्चों के द्वारा या एज द केस में भी, तो कई बार 1 साल 1.5 साल whatever टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में और फाइनली ग्रांट होने में. तो पिछले 1 साल 10 महीने के 15 महीने के एरियाज इकट्ठे हो जाते हैं. तो एरियाज भी देने होते हैं, लेकिन ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ द आर्मी एक्ट, जो मैक्सिमम डिडक्शन है एक सर्विस मेंबर की तनख्वाह से या पेड अलाउंसेस से, वो मेंटेनेंस अलाउंस एज वेल एज द एरियाज को मिला के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता. दिस इज द अपर लिमिट सर. So 33% if it is the wife and the children, everyone needs to be maintained. 25% if the wife is eligible otherwise, in the sense that if she is earning and she is capable of maintaining herself. So, and if it is only the children, and for accommodation of areas, maximum of till 50%. But ये समझ आया. आप थोड़ा प्रोसेस भी बताइए. हाउ डज द वाइफ एक्चुअली गो फॉर अप्लाइंग एंड गेटिंग अ मेंटेनेंस अलाउंस? हाउ इज इट अप्लाइड फॉर एंड हाउ इज इट ग्रांटेड? व्हाट इज द typical process? Or rather to say, yeah, I mean, yeah, okay, what's the typical process of applying for and granting the maintenance allowance or obtaining? आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो प्रोसीजर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड इफ आई मे से सो, इट इज स्लाइटली sometimes or maybe most of the times it is relatively easy for the ladies and for the children who get the maintenance sanctioned from the authorities. By the way, इसमें जो competent authority to grant maintenance है, that is the army commander or the GOC in C of the command. So जो procedure ये होता है sir, that let's assume there's a lady who is applying for maintenance, जो wife है, किसी की wife apply कर रही है या चाह रही है maintenance, तो उसका प्रोसीजर होगा कि वो पहले एक चिट्ठी लिखेंगे, और यू कैन से एन एप्लीकेशन लिखेंगे या कंप्लेंट, व्हाटएवर लोग अपने अपने तरह से लिखते हैं, बट एक आवेदन, लिखित में आवेदन करना होगा. इट कैन बी एड्रेस्ड आइदर टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द सर्विस मेंबर, और इट कैन इवन बी एड्रेस्ड टू हायर अथॉरिटीज. यूजुअली देखा गया है कि जनरली जो चैनल है वो कमांडिंग ऑफिसर से ही लोग करते हैं आमतौर पे. तो एक चिट्ठी आती है विच इज सपोर्टेड बाय एफिडेविट. आजकल इस नया सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि लोग एफिडेविट्स मांगने लग गए हैं, बिकॉज आर्मी ऑर्डर में ऐसा लिख दिया गया है दैट एन एफिडेविट बी सॉट. सो दोज हु नो, वो पहले से ही एफिडेविट बना के भेजते हैं. उसमें वो जो भी आपने आरोप लगाना चाहते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने पिताजी के ऊपर, अगर कोई बच्चा अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, तो आरोप लगाते हैं कि आई एम नॉट बीइंग मेंटेन्ड. जो मेरा अधिकार है कि मेरे हस्बैंड या मेरे फादर मुझे मेंटेन करें, उससे मुझे वंचित किया जा रहा है, उससे मुझे डिप्राइव किया जा रहा है. एंड वट एवर द सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, वो सर्कमस्टांसेस लिखे जाते हैं, और रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे जो भी सहायता मिल सकती है वो मेरे को सहायता दी जाए, एंड मेंटेनेंस अलाउंस ग्रांट किया जाए. तो वंस दैट एप्लीकेशन रिसीव्ड at whatever level it is received, let's say commanding officer or any higher authority, it is processed as per the procedure which is given in the army order.
it is sent up the chain along with recommendation and or not whatever recommendation recommended or not recommended by the various authorities. And finally जो फाइनल डिसीजन है वो GOC&C के लेवल पे होता है. इन बिटवीन आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट जो फौज होती है वो ट्राई करती है अपनी तरफ से to find out the actual scenario, what's the situation is, because the allegations contained in that letter from the lady or from the children are just one-sided. So first of all, a show cause notice is issued to the individual that आपके खिलाफ ऐसा ऐसा पत्र मिला है या ऐसे ऐसे allegation मिले हैं, and please tell us what you have to say in your support. So the officer or the soldier gets an opportunity to give his version of the events. He may have something else to say or altogether. कि ऐसा नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ऐसे हुआ. So that is number one stage where he gets an opportunity to give his response. It is a time-bound procedure, so one has to give an answer in a time-bound manner, whatever the time has been given in that show cause notice. अगर आप वो show cause notice के time के अंदर जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसा भी कई बार होता है that बिना उस जवाब को या अगर जवाब आया नहीं है या बिलेटेड आया है तो बिना जवाब को कंसिडर किए भी रिकमेंडेशन ऊपर चली जाती है और फिर फाइनल डिसीजन जो भी होना है उसमें हो जाता है. तो माय एडवाइस इज दैट इफ यू रिसीव अ शो कॉज नोटिस, आपको ऐसा कोई सिनेरियो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो आपके साथ होता है और आपको शो कॉज नोटिस मिलता है तो जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें और उसका जवाब देने की कोशिश करें. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, आई कवर दिस लेटर दैट हाउ एंड व्हाट इज टू बी डन. आई थिंक वी विल हैव अनदर टॉक समडे जिसमें हम डिटेल में इसको कवर करेंगे कि उसका ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पे क्या करना है किसी को डेवलप होने पे. अभी हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. तो शो कॉज नोटिस का जवाब दिया जाता है, तो कंप्लेंट जो आई है या लेटर जो आया है वो और शो कॉज नोटिस का जवाब को कंसिडर किया जाता है. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोशिश की जाती है फौज के द्वारा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिकंसिलिएशन भी कराने की कोशिश की जाती है. उन दोनों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए. जो AMC के रिसोर्सेज हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट काउंसलर अवेलेबल है किसी स्टेशन में, तो उनका भी उनका सहयोग लिया जाता है, उनकी सर्विसेज ऑब्टेन की जाती हैं, एंड द हस्बैंड एंड वाइफ आर काउंसल्ड. एंड ऑफ कोर्स हर किसी का पहला एफर्ट तो ये होता है कि रिकंसिलिएशन हो जाए, और रिकंसिलिएशन अगर नहीं हो सकता है तो देन दी जो भी एक लिमिटेड फौज के लिमिटेड रिसोर्सेज में जो जो संभव है फैक्ट फाइंडिंग करने का, वो फैक्ट फाइंडिंग करके अगेन रिपोर्ट ऊपर चली जाती है. एंड फाइनली वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, इट टेक्स अबाउट अ ईयर, समटाइम मोर देन अ ईयर, एंड फाइनली फिर वो मेंटेनेंस या तो ग्रांट होता है या डिनाई होता है, व्हाटएवर. दिस इज ब्रॉडली स्पीकिंग, दिस इज द प्रोसेस. प्रोसेस समझ आया. द हाउस हु wishes to claim the maintenance allowance, they have to file an application oblique an affidavit as a part of the application, basis which then a show cause notice is sent to the individual and उसके हिसाब से. Now, what are the circumstances that lead to maintenance allowance being granted? ये तो आपने प्रोसीजर बताया. किन circumstances में maintenance allowance usually grant किया जाता है? Typical circumstances. Sir, there can be many types of scenarios, but commonly armed forces के context में जो हमारी सोसाइटी है जो आज की, और हमारे जो armed forces के soldiers and officers हैं, तो उनके साथ मोस्ट कॉमनली सीन एक दो सिनेरियोज में बताना चाहूंगा. कई बार क्या होता है कि कुछ ऑफिसर्स और सोल्जर्स की फैमिली साथ में रह रही होती है, कुछ की नहीं भी रह रही होती. तो लेट मी कवर दैट पार्ट वेयर लेट्स से द ऑफिसर्स और द सर्विस मेंबर एंड द फैमिली स्टेइंग टुगेदर इन द स्टेशन. सो although it generally very unfortunate cases होते हैं, ये बहुत ही जनरली तो देखा गया है कि जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड पैदा हो गया है किसी के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनकी शादी को लेके या इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो एज द ह्यूमन नेचर इज, तो झगड़ा हो जाता है कई बार लोगों के बीच में, और झगड़ा कई बार हद से ज्यादा बढ़ जाता है. तो इन दैट सिनेरियो कई बार वाइफ्स या बच्चे जो हैं वो अपने फादर एंड हस्बैंड को छोड़ के चले भी जाते हैं. तो छोड़ के जाने के बाद अगर वो चले गए हैं तो ऑब्वियसली ऐसा देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है इन मेनी केसेस दैट द हस्बैंड और द फादर देन डज नॉट वांट टू मेंटेन देम. ही स्टॉप्स पेइंग फॉर whatever daily needs and their लाइफ जो भी उनको अपने जीवन यापन के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है. तो कई बार जो हस्बैंड्स होते हैं वो आउट ऑफ स्पाइट और या नाराज होके या वट एवर रीजन से उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं. तो ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है वेयर एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस इज देन सेंट बाय द लेडी और द चिल्ड्रन, एंड देन जो मैंने प्रोसीजर इससे पहले बताया था वो प्रोसीजर चलता है. दूसरा सिनेरियो जो मैंने और होते हुए देखा है
ये दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिसमें फैमिली ऑलरेडी पहले से अलग रह रही थी, जो सर्विस मेंबर हैं फॉर वट एवर रीजन्स जो है अपनी ड्यूटी स्टेशन पे थे, फैमिली साथ में नहीं थी, कहीं और रहती थी। अगेन इन दिस सिनेरियो जो भी होता है सर, एक बंद दरवाजे के पीछे या चार दीवारी के अंदर जो इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं इसकी वजह से, तो वो फॉर वेरियस रीजंस द हस्बैंड विल स्टॉप मेंटेनिंग द फैमिली विच में इंक्लूड वाइफ एंड और चिल्ड्रन। एंड ऑलरेडी वो अलग ही रह रहे थे जहाँ पे भी रह रहे थे, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो हर महीने वो उनको रुपए भेजते थे या पैसे भेजते थे, वो देना बंद कर देता है किसी वजह से। अगेन इन सूरतों में भी जो लेडी होती है या बच्चे होते हैं या दोनों दोनों की तरफ से एक चिट्ठी आ जाती है, जिसमें फिर वो आरोप लगाते हैं कि माय हस्बैंड, माय फादर इज नॉट मेंटेनिंग मी, नॉट मेंटेनिंग मी सफिशिएंटली, and therefore I request the army to take suitable action and grant me a maintenance allowance। ये दो बड़े कॉमन हैं सर। एज आई सेड, वो कई तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, मतलब देयर कैन बी डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी वन, बट ये दो सिनेरियो बड़े कॉमन। तो इन सिनारियोज में कंप्लेंट डाला along with an affidavit will be gaya maintenance allowance. यस सर। Are there any mechanisms in place to review and adjust if the financial situation of the service member or the dependents change? मैकेनिज्म की बात करने से पहले मैं प्रोविजन की बात करूंगा। जो लेटेस्ट आर्मी ऑर्डर है, इसमें आर्मी ऑर्डर 6 ऑफ 2020, वो ये कहता है कि जो मेंटेनेंस है वो आमतौर पे शुरू में सिर्फ 3 साल के लिए ग्रांट किया जाएगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 years, प्रोवाइडेड जो लेडी है या जो भी उस मेंटेनेंस अलाउंस का हकदार है, उसने एक कॉन्वेंट कोर्ट में एक केस ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इन दी करंट रेजीम, जो करंट लेटेस्ट जो पोजीशन है इसमें, जो प्रिवेलिंग लीगल या रूल रूल पोजीशन है, उसमें एक इनफाइनाइट टाइम के लिए तो मेंटेनेंस दिया ही नहीं जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है, जस्ट टू टाइड ओवर द इमीडिएट नीड्स ऑफ दैट फैमिली मेंबर और द डिपेंडेंट। क्योंकि जो हमारे फैमिली कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स हैं, उनमें जो प्रक्रिया है कई बार बहुत लंबी चल जाती है, एंड सो दैट द वाइफ एंड चिल्ड्रन आर नॉट लेफ्ट डेस्टिट्यूट, यानी वो बेघर ही ना हो जाए, बिल्कुल ही सड़क पे ना आ जाए। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस का मेंटेनेंस है। तो जैसा कि मैंने कहा, 3 साल के लिए इनिशियली दिया जाता है, जो अप टू 2 years के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो पहली बात तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हो गया। तो अगेन नाउ एज यू आस्क्ड दैट क्या कोई रिव्यू करने का मैकेनिज्म है, तो जनरली सर ये इस छोटे ड्यूरेशन में रिव्यू करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि द पीरियड इज रिलेटिवली शॉर्ट। बट इस दौरान भी अगर कोई चेंज आता है इन दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द मेंबर और द पर्सन हु इज गेटिंग दैट मेंटेनेंस अलाउंस, सो फ्रॉम द सर्विस मेंबर्स पर्सपेक्टिव, तो यही है कि दे हैव टू, इफ देयर इज सम चेंज, so they have to inform the competent authority that this is how my circumstances have changed। इसमें assume मैं कर रहा हूँ that person is still continuing in service, क्योंकि सर्विस अगर छोड़ देता कोई बंदा, तो anyway उसका वो डिडक्शन हो नहीं सकता, पेंशन से ये डिडक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ पे एंड अलाउंस से डिडक्ट हो सकता है। तो assuming that person continues in service and there is some change in the financial condition of that person, they can write to the competent authority। Although in my experience इससे कोई असर नहीं होता है as such, there is no cognizance, not even any cognizance is taken of such a letter, and mechanically उसको हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है या पेंडिंग रखा जाता है। तो फ्रॉम द सर्विस मेंबर्स पर्सपेक्टिव कोई ज्यादा रेमेडी बचती नहीं है, except to challenge this denial or rejection of the request for reduction or modification in the armed forces strategy। From the other perspective, अगर हम दूसरी साइड से देखें, यानी हस्बैंड, जो वाइफ है या चिल्ड्रन है जिनको मिल रहा है मेंटेनेंस, उनकी तरफ से देखा जाए तो जैसे आज किसी वाइफ ने अप्लाई किया, वो वर्किंग थी या उसके पास सफिशिएंट एसेट्स थे या व्हाटएवर, वो उसकी वजह से वो इनएलिजिबल पाई गई कि उसको भी मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। लेकिन लेट्स से 1 year डाउन द लाइन और 2 years डाउन द लाइन और व्हाटएवर 6 months डाउन द लाइन, let's say she loses her job or she's laid off or whatever, she doesn't have that income anymore, so now she becomes eligible, so now she can apply afresh। So that lady who was, let's say, 1 year back not eligible or found ineligible, now today with the changed circumstances can apply। And sir, जो बच्चे होते हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी टू रिसीव मेंटेनेंस, जो सन्स होते हैं, बेटे होते हैं, उनके लिए अप टू द एज ऑफ 25 years होती है, और जो डॉटर होती है उसकी अप टू द डेट ऑफ मैरिज, या जब तक वो शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए होती है। तो इस दौरान अगर मेंटेनेंस चल रहा है और आपका बेटा 25 साल का हो गया है या बेटी की शादी हो गई है, तो ये लिखित में इन्फॉर्म की जा सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, एंड उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इसको रोकें। इन इन दो सिनेरियोज में जनरली
जो मेंटेनेंस है वो रुक जाता है। बेटे के 25 साल के होने में, वो बेटी की शादी होने में। उसके अलावा सर अगर आप पूछें कि वैसे कोई बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है नहीं इस चीज को मॉनिटर करने का, ऑटोमेटिकली नहीं होगा वो जनरली। आपको बताना पड़ जाएगा अपने हायरार्की को कि मेरे साथ, या तो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ ये सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। मेरी वाइफ, ये भी एक सिनेरियो है सर, जब वाइफ को पहले मेंटेनेंस मिल रहा था, अब उसने कहीं जॉब कर ली है उसने, या उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम आ गया है, कोई बिजनेस कर लिया है उन्होंने, और आप ये, अगर आप सबूत है आपके पास इन सब चीजों का, आप विथ सफिशिएंट एविडेंस अगर आप लिखते हैं अपने हायर अथॉरिटीज को टू स्टॉप द मेंटेनेंस और मॉडिफाई और ऑल्टर और रिड्यूस द मेंटेनेंस, तो कंसिडर किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन एज अ सेड बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। बहुत उसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिलेटेड सवाल, क्योंकि आपने बोला कि लेट्स से वाइफ ने को अलाउंस मिल रहा था एंड देयर हैज बीन अ चेंज इन हर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एंड शी पिक्स अप अ जॉब, हाउ डज द हस्बैंड स्टॉप द claim, या मतलब अगर if the wife still continues to get the allowance which she is not now technically eligible because now she is financially self dependent, तो कैसे इसका, नाउ इट शुड गो मोर टू द चिल्ड्रन, जो आपने बताया शुरू में 25% बच्चों को मेंटेन करने की जिम्मेवारी पिता की हम्म। बनती है, हाँ जी सर, अप टू प्लस ट्वेंटी फाइव आपने परसेंट अप टू 25%, हाँ प्लस हाँ आपने इसमें एक और फैक्टर ऐड किया कि 3 साल तक मैक्सिमम है एंड एक्सटेंडेबल बाय 2 more years. हाँ। So let's say there is a legal proceeding going towards the marriage का जो dispute चल रहा है उस दौरान में. Now, इसमें how does the husband get amendment done, or rather to say a review done of the maintenance allowance, wherein he can make a sufficient representation that ये जो मेरी wife जो है, जो presently wife है, और her financial situation has changed and she is now earning, so that the provision is not misused against the husband. तब इन जो आप सिनेरियो आप बता रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई है वाइफ की, या एनी अदर डेवलपमेंट सो टू से, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी सजेशन ये है कि अगर ऐसा हो गया है और आप ऑलरेडी मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, और मेंटेनेंस पे करते करते ये सिचुएशन अराइज होती है वेयर you now discover that the financial situation has changed. The wife is now, let's say, not in need of maintenance anymore, or she is not fulfilling the criteria for grant of maintenance. In that case, सबसे पहली चीज आपको जो करनी चाहिए वो है कि इसका कुछ प्रूफ इकट्ठा करें, क्योंकि जस्ट मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट ऐसा ऐसा हो गया है और आप प्लीज रोक दीजिए मेंटेनेंस, तो उसका कोई असर नहीं होगा। बिकॉज सी आर्मी डज नॉट हैव दी फैसिलिटी और wherewithal और लेट्स से रिसोर्सेज टू गो एंड इन्वेस्टिगेट, वो जाकर के चेक करके आए आपकी वाइफ कहाँ जॉब कर रही है नहीं कर रही है वगैरह वगैरह। आर्मी डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी, तो यू हैव टू गैदर सफिशिएंट प्रूफ एंड गुड क्वालिटी प्रूफ। सो ये एक अलग विषय है ऑल टुगेदर कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड क्वालिटी प्रूफ एंड सफिशिएंट प्रूफ। ये दिस कैन बी, ये एक अलग, पूरी एक अलग टॉपिक बन सकता है एक टॉक का। होwever मैं ब्रीफली बताता हूँ कि वो जो एविडेंस या प्रूफ इकट्ठा करके आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को थ्रू प्रॉपर चैनल लिखें एंड टेल देम दैट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज द चेंज सिनेरियो, चेंज सर्कमस्टेंसेस, and based on that, of course subject to meeting the criteria laid down in the administrative instructions, that is army order or air force order whatever. तो अगर आप, आपकी वाइफ आप इनएलिजिबल हो गई है एज पर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, so then you can process a case, you can initiate a case, I mean, to get that maintenance reduced or even stopped. So as I said, वो sir, it has to be done through the proper channel. आपने सीओ को सबमिट करेंगे and through the CO it will go to the hierarchy, and competent authority is the army commander, the GOCNC. So finally प्रोसेसिंग होते होते वो वहां पहुंचेगा, तो जो डिसीजन है अगेन रिड्यूस करने का या बंद करने का, वो भी उसी लेवल पे लिया जाए। हालांकि इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन भी चाहूंगा, जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बात से, वंस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर फॉर ग्रांटिंग ऑफ द मेंटेनेंस अलाउंस इज पास्ड, देन इट इज नो मोर इन कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर, वो शायद कट के ही जाता है डायरेक्ट कि हाँ जी उनकी हाँ तो, जी। हाँ, सो दैट मीन्स Yes. इट इज नाउ एट द सोर्स लेवल। अभी इन अलाउंसेस अथॉरिटी है, वो उतना पेमेंट Yes. ऑटोमेटिकली स्पाउस को या चिल्ड्रन को की तरफ डेबिट करके ही, so the salary is then accordingly paid in those two parts, that this is towards the maintenance allowance and this is towards the Yes sir. sum of the. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, ओआरस के केस में, पीबीओआर के केस में जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन ऑफिसर्स केस
the PCDA officers, Pune, that organization is responsible for deducting the maintenance allowance, remitting it to the wives or ladies or children's account, and then जो बचता है उसके बाद वो फिर ऑफिसर के अकाउंट में क्रेडिट होता है. Now, again, I would ask you another question. Any specific example where there are challenges in implementing this maintenance allowance system? Because ये आपने जो बताया ये तो है कि वो कट के ही आ रहा है, तो उसमें क्या किस तरह के challenges यूजुअली आपने देखे? तो चैलेंजेस दोनों तरफ से आते हैं, आ सकते हैं या आते हैं आ सकते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं फील करता हूँ, सी आई एम लुकिंग एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर. मेरे पास जब कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल आता है तो या तो उनको शो कॉज नोटिस मिल चुका होता है या फिर ऑलरेडी डिडक्शन शुरू हो गया होता है या ऑर्डर पास हो गया होता है. एटलीस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिडक्शन एक आध महीने 2 महीने बाद शुरू होने वाला होता है. तो चैलेंज तो सबसे बड़ा ये होता है सर कि जब शो कॉज नोटिस स्टेज की बात करें, अगर शो कॉज नोटिस मिल चुका है, अब मुझे उसका जवाब देना है, तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, कई बार ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और वट एवर यू मे कॉल इट, सिंस दे आर ले पर्सन्स, दे आर नॉट लीगली क्वालिफाइड, समटाइम्स दे विल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट टू राइट, हाउ टू रिस्पॉन्ड. कई बार लोग या तो बहुत ही शॉर्ट सा जवाब दे देते हैं जिसको वो सारी चीजों कवर नहीं करते. कई बार वो इतना ज्यादा लंबा है, इतना कॉन्फिडेंस से जवाब दे देते हैं दैट अगेन इट इज नॉट गिवन अटेंशन टू, या फिर जो जिस तरह से लिखा गया होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता. तो does not receive the due attention or due consideration of the hierarchy or the competent authority. तो ये एक चैलेंज है. दूसरा चैलेंज ये है सर दैट, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई अदर्स मे हैव हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट जो मैंने महसूस किया है एनवायरमेंट से ऑब्जर्व किया है वो ये है दैट जो फौज का सिस्टम है, नंबर वन, इक्विप्ड नहीं है हैंडल करने के लिए इसको. नंबर वन, उसके पास वेरविदॉल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ढंग से इन्वेस्टिगेट करने का या एविडेंस को अप्रिशिएट करने का. दूसरा चैलेंज जो फौज का है, जो दूसरा प्रॉब्लम है, वो ये है दैट मेनी टाइम्स, आई वोंट से ऑलवेज, आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट मेनी टाइम्स, अक्सर ऐसा देखा जाता है दैट जो ऑफिसर होता है या सोल्जर होता है उसके खिलाफ बायस आ जाता है और इन फेवर ऑफ द लेडी और द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस को, उसके फेवर में बायस, उसकी तरफ बायस्ड हो जाती है जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है. और जो हमारा इंडिविजुअल होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल या हस्बैंड है जो इस केस में, उसकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितना कि एक लेडी की बात को तवज्जो दी जा रही होती है. ऑफ कोर्स जेन्युइन केसेस भी होते हैं, लेकिन सर फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस भी काफी होते हैं आजकल. एंड जो होता है, आई हैव सीन दैट अक्सर मेनी टाइम्स जो फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस हैं वो भी गेट थ्रू हो जाते हैं. दे आल्सो गो थ्रू, दे आल्सो सेव थ्रू, and the husband has no choice but to pay once the order is passed. These are the two challenges. And जो मैंने अभी इससे पहले कहा था कि फौज के पास wherewithal या competence नहीं है, I would go so far as to say कि the army or the air force or navy does not have the required expertise or the competence to handle these matters. In a court of law, the legally trained and the judicial officer who is legally trained, legally qualified, and the lawyers and whatever the system, the entire system is equipped and competent and trained to handle these situations and to be able to extract the required information. जो भी information की जरूरत है उनको पता है कैसे extract करनी है, कैसे एविडेंस को सिफ्ट करना है, एविडेंस को वे करना है, किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है. शपथ लेकर के गवाही होती है वहां पे. सो मेनी प्रोसीजर जो फौज के पास इसका ना तो लॉ है इसको उनको जो अलाउ करे फौज को ये सब करने का, ना फौज के पास एक्सपर्टीज है, ना कॉम्पिटेंस है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसीलिए एएफटी की एक जजमेंट भी है इस पे 2018 की, मेजर अमित कुमार मिश्रा, जो कहती है कि आर्मी डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन दीज एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91. सेक्शन 91 एंड 90 आर ओनली, जो मैंने पहले कहा था सर अपनी टॉक में, इसकी शुरुआत में, इट वाज ओरिजिनली मेंट ओनली टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट since the pay and allowances cannot be attached. So जब किसी कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उसको अमल में लाने के लिए जो प्रक्रिया है वो है 90 या 91, ना कि जब कोई डायरेक्टली फौज को अप्लाई करे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, लेट्स से जीओसी, इनसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अपनी तरफ से बिना किसी कोर्ट ऑर्डर का वेट करें आदेश कर दें मेंटेनेंस का. ये एक सबसे द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई सी हियर इज दिस. You see that as a challenge, right? Okay. दैट इज हैपनिंग. हो तो रही है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे आपके कहने से चीजें नहीं रुकेंगी. फौज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बीइंग डन एंड सीनियर ऑफिसर्स एंड द एंटायर एनवायरनमेंट डज डीम इट fit to be done, so there must be merit to it also. I mean, I'm not competent enough to comment on that, and I would say पता नहीं आपको भी, but
कहीं ना कहीं जैसा आप जो मुझे बता रहे हैं, और अगर इस तरह से प्रेजेंट में चलता है या हो रहा है, तो इट माइट बी इम्पैक्टिंग द मोरल ऑफ द सर्विस पर्सन, बट अगेन इट्स बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ वर्क टू से एनीथिंग हाँ अबाउट जी द सर। वर्किंग सो फॉर। मैं एक सवाल जो आपसे टेक्निकल वैसे पूछना चाहूंगा। सो दैट मीन्स देयर, लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन वेयर इन a lady, and I would go so far as to say an aggrieved party in this case, because वो aggrieved है इसीलिए वो कंप्लेंट डाल रही है और उस पर कोई कार्रवाई हुई यस। है। The maximum limit she can stretch this thing to is 5 years, and let's say that 5 year window has passed, and that too there is a caveat wherein you said that if there is a case pending in a civil court for about the marriage, because marriage dispute में इसीलिए सारी problems हो रही है। What if the lady has not filed a case? She has not moved to the court. She is getting the maintenance allowance, and the spouse is also not filing the case. And what happens after that period of having the maintenance allowance being granted for 3 years, और उसका 2 साल का extension भी हो गया है, तो क्या कोई provision है wherein the husband can say कि now either the marriage is resolved either ways, either there is a reconciliation or there is a process of dissolution or whatever, कोई ना कोई फैसला तो हो, नहीं तो ये मेंटेनेंस अलाउंस जो है बंद किया जाए। तो सी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। हाँ। वो तो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइल करके ही हो सकता है। आई वुड से इट इज कनेक्टेड, नॉट रियली डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। डिवोर्स हो जाता है अगर, तो ऑफ कोर्स फौज का मेंटेनेंस भी रुक जाता है, ये एक अलग बात है। बट जो डिवोर्स की प्रक्रिया है वो तो हस्बैंड या वाइफ या दोनों को, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कर रहे हैं, तो दोनों को जो भी एज पर द लीगल प्रोविजंस, जो भी जगह का कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखता है, वहां पे उनको अपना अपना रिस्पेक्टिव केस फाइल करना पड़ेगा। उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा, एंड जो भी उसमें कार्रवाई करनी होती है वो करने के बाद ही आपको डिवोर्स मिल सकता है। मैं आपके सवाल सर एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, आपने क्या पूछा था, मैं मेरा समझ नहीं पाया। सवाल ये था सर कि let's say an aggrieved party, wife, she files a complaint, she has been granted a maintenance allowance, वो 5 साल का पीरियड भी पास हो गया है, 5 साल से उनको मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है। अब ना तो महिला जो है वो वापस आ रही है, तो शादी का रिकंसिलिएशन भी नहीं हो रहा है, ना वो शादी डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। So what is the technical position for the husband? What can the husband do in this case? Is he then bound to continue to pay, because ये तो डायरेक्ट कट के जा रही है इनकम उसके सर पास। वो आर्म फोर्सेस के मेंटेनेंस के परिप्रेक्ष्य में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, तो आर्मी का मेंटेनेंस तो सिर्फ 3 years एंड एक्सटेंडेबल बाय 2 years है, यानी 3 + 2 5। तो एज पर द रूल पोजीशन इट कैन नॉट बी पेड फॉर मोर देन 5 years। बट अगर फिर भी किसी को पे किया जा रहा है, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल मैंने देखा नहीं है, बट अगर पे किया जा रहा है तो दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो दे शुड इमीडिएटली राइट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड टेल देम, लेट्स सी दिस टाइम हैज ऑलरेडी पास्ड। जो आपकी पावर के अंदर था, लेट्स से एज पर द आर्मी ऑर्डर, वेदर आई एग्री विद इट और नॉट, दैट इज अ सेपरेट इशू। आज के जो हालात हैं वो हैं, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड अगर हो रहा है तो इसको रोका जा सकता है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टू स्टॉप इट। इन केस इट डोंट, आपके बताने के बावजूद या आपके रिटर्न रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन भेजने के बाद भी उस मेंटेनेंस को नहीं रोका जाता, तो दे विल बी एक्सीडिंग देयर jurisdiction or exceeding their powers, and anything that will be deducted henceforth 5 साल के बाद will be illegal। अगर ऐसा होता है और आपके कहने के बाद भी वो रोका नहीं जा रहा है, तो immediately one should file a petition or OA in the Armed Forces Tribunal requesting for stoppage of this maintenance। अगर 5 साल का पीरियड बहुत सफिशिएंट होता है, कोई भी लेडी या किसी का बच्चा या किसी की वाइफ या एज द केस में भी मेंटेन नहीं हो रही है अपने हस्बैंड द्वारा, तो उनके पास 5 साल बहुत सफिशिएंट टाइम होता है कोर्ट में केस फाइल करने का। और कोई ना कोई ऑर्डर भी मिल जाना चाहिए। अगर डिलीजेंटली अपने केस को कोई परस्यू करेगा, तो विद इन 5 years भी नहीं, आई वुड से विद इन 2 to 3 years या मे बी लेस, यू विल गेट एन ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट फैमिली और सिविल और criminal court as the case may be, depending on whatever section they've invoked for the seeking maintenance। तो हो जाना चाहिए सर इस दौरान। और आर्मी should not pay for more than any more than 5 years, or even if once the court has given an order, and it has that has to be given precedence over the army maintenance। From what I understand, let's say just hypothetically, ये हाँ वो जी पाँच सर। साल का पीरियड हो गया है, किसी को मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला था, फील्ड पोस्टिंग आ गई, कुछ फौज की नौकरी बड़ी नॉट टिपिकल है ये, और वो नहीं, उस 5 साल में अभी तक कोई कंक्लूसिव लॉजिकल डिसीजन नहीं हुआ है शादी को लेकर के, मैरिज इज स्टिल इन लिम्बो। सो इन दैट केस द हस्बैंड हैज द प्रोविजन टू ask for stopping the maintenance allowance, और अगर नहीं है तो then they are supposed to move to AFT. Is that my understanding correct? Yes sir, correct, correct sir। Right. So
Advocate Vardhan, although this is a very, very vast topic, or time is always a challenge, I would express my gratitude. आपने जितना कुछ आज बता पाए जो भी है, thank you so much for that. I hope that My pleasure, sir. में कुछ फायदा हो. Thank you so much for your time.